दोस्तों आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके शायद ही किसी एग्जाम में एमपी के राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन छूटेगा। मैं आपको ये चीज बहुत डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बिना समय कमाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनकी लोकेशन समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ये राष्ट्रीय उद्यान किस किस जगह पर पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हमको लोकेशन याद हो जाएगी तो हमको लिए बाकी चीजें बहुत आसान रहेगी। चलिए सबसे पहले हम एक एक करके शुरुआत करें, सबसे ऊपर से नीचे तक चलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता होगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से लाए गए चीतों को यहाँ पर रखा गया था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा कुनो। मैं आपको जिला बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, अभी आप केवल लोकेशन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर मिलेगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान का मिलेगा आपका शिवपुरी जिले में मिलेगा। माधव के बाद थोड़ी सी नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको वन विहार। वन विहार आप सभी को पता होगा भोपाल जिले में, देश की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है आपका। तो कुनो, माधव और वन विहार। उसके बाद धार जिले में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये हो गया आपका चौथा। डायनासोर के थोड़ा सा राइट चलेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा से थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा पेंच। पेंच पड़ेगा कौन सा जिले में आपका, छिंदवाड़ा जिले में। पेंच से आगे बढ़ेंगे तो सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कौन सा मिलेगा आपको, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा मंडला और बालाघाट जिले के अंदर पड़ने वाला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली के बाद जो सेकंड सबसे फेमस माना जाता है बांधवगढ़। बांधवगढ़ पड़ेगा कौन सा जिले में आपका, उमरिया। इन दोनों के बीच में एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा, नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा के बाद थोड़ी ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो संजय डुबरी, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। और संजय डुबरी से थोड़ा राइट चलेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको कौन सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यान। आप इनका लोकेशन याद कीजिए, एक एक करके आपको सारी चीजें डिटेल समझाएंगे। सबसे पहले कुनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, दुधवा, बांधवगढ़, संजय गांधी और संजय डुबरी और कौन सा हो जाएगा आपका, पन्ना। चलिए अब एक एक करके डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे फेमस वाले की बात करते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा मध्य प्रदेश का सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा आपका, कान्हा किसली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। चीजों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा डेटा इसके अंदर आपका। इसमें सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर दें। 1879 इसको आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। 1879 में इसको आरक्षित वन का दर्जा दिया गया। 1933 आते आते इसको वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। ये सन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे बनाया गया क्या, वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1933 के बाद समय आएगा 1955 जब पहली बार इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने के बाद सबसे पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट है 1973-1974 में, वो उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये सारे जो ईयर है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 1879 में से आरक्षित वन का दर्जा दिया गया, 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य, 1955 में पहली बार राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 1973-74 में जब देश में टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी उसी समय मध्य प्रदेश में भी कान्हा किसली को क्या दिया गया था, आपका टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। उसके बाद जिले की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अभी बताया था ये जो जिला है जिस जिले में ये पड़ता है उस जिले का नाम हो जाएगा, दो जिले, एक मंडला में मिलेगा और इसका कुछ हिस्सा कहां भी जाता है आपका, बांधवगढ़। एग्जाम में अगर एक जिला पूछेंगे तो आपको ज्यादा प्राथमिकता मंडला जिले को देनी है। उसके बाद ये जो कान्हा नाम है, ये कान्हा नाम पड़ा है चिकनी मिट्टी से। जी हाँ, कान्हा का जो नाम है वो कान्हार से पड़ा है, कान्हार। और कान्हार का जो अर्थ होता है वो होती है आपका चिकनी मिट्टी। इस क्षेत्र में काफी पाई जाती है, इसीलिए इस नाम कान्हा किसली के नाम पर रखा गया। अब एक नदी इसे बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा, सुपर्ण नदी। नदियों के लिए मैं हो सकेगा तो लास्ट में एक टेबल बनाऊंगा आपके लिए। अगर ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो फिर अगले वीडियो में देखेंगे, वरना मैं इसमें लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा आपके, एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदियां गुजरती है, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूंगा। तो सुपर्ण नदी इस नेशनल पार्क से बहती है। नदियों का स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए नदियों को ध्यान दीजिएगा। अगला, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की आपसे बात करूं तो कान्हा किसली का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है, 941.79, 49 को छोड़िए, 79 को छोड़िए, 941 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको। अब एक बात, इसको मैं करंट से भी कनेक्ट अगर करूं तो यहां पर हवाई पट्टी को प्रस्तावित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में हवाई पट्टी क्या की गई है, आपका प्रस्तावित की गई है। और हवाई पट्टी प्रस्तावित करने के साथ साथ बेकाचक
जी हाँ, बेकाचक भी यहाँ पर प्रस्तावित है। क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं कि बेकाचक या फिर बेकाचक अपन पढ़ेंगे जब आप मध्य प्रदेश की जनजातियों पर डिटेल चर्चा करेंगे तब। तो बेकाचक कल्चर हब, जो बेका कल्चर हब है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रस्तावित हो जाएगा। तो दो चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रस्तावित। तो ये डेटा मैंने आपको करंट से भी जोड़ दिया। अब कान्हा को बांधव से जोड़ने के लिए ध्यान दीजिए, मैप में मैंने अभी बताया आपको, एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा, एक राष्ट्रीय कौन सा है, बांधव। इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, जब भी हम दोनों को जोड़ते हैं तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, गलियारा। तो ये हो गया एक और करंट का टॉपिक आपका, कान्हा को बांधव राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ा जा रहा है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ा जाएगा। और दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, कॉरिडोर, या दोनों को जोड़ने के गलियारा बनाया जाएगा। तो आपको पूछ सकते हैं किन दो राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश के आपस में जोड़ा जा रहा है। तो कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान को किससे जोड़ा जा रहा है, बांधव का राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ने का क्या किया जाए, प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, मैंने आपको एक और नदी बताई, सुपर्ण नदी। सुपर्ण नदी के साथ साथ एक नदी याद कीजिएगा, बंजर नदी। जी हाँ, तो सुपर्ण नदी और बंजर नदी ये दोनों की दोनों कौन से राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। चलिए, डेटा बहुत सारा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार अगर याद नहीं होता है तो उसको 2 बार वीडियो देखिएगा, सारा डेटा आपको याद हो जाएगा। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में 2 घाटी मिलेगी आपको, 2 घाटी मिलेगी। एक तो ध्यान दीजिएगा, पूर्व तथा उत्तर में, पूर्व तथा उत्तर में एक घाटी देखने को मिलेगी। घाटी का नाम होगा हालोन घाटी। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पीएससी में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, एमपी पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में जो घाटी देखने को मिलेगी वो हो जाएगा बंजर घाटी। बंजर घाटी से ही नदी बहती है, कौन सी नदी, बंजर नदी। इसीलिए ये घाटी का भी नाम क्या हो गया, बंजर घाटी। तो पूर्व उत्तर में कौन सी घाटी है, हालोन घाटी है, और दक्षिण पश्चिम में कौन सी घाटी मिलेगी हमको, बंजर घाटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में एक ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। ब्रेडरी प्रजाति का क्या देखने को मिलेगा, बारहसिंगा। और हाँ दोस्तों, ये वही बारहसिंगा है जो मध्य प्रदेश का कौन सा पशु है, राष्ट्रीय पशु है। और इसी ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा का यहीं पर एक बनाया गया है क्या, मस्कट। मस्कट का मतलब होता है यहाँ पर एक स्पेशल लोगो नहीं बोलते, लोगों के लिए एक स्पेशल प्रयोग होता है, मस्कट बोलते हैं इसको। और इस मस्कट का नाम हो जाएगा भूर सिंह द बारहसिंगा। जी हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसका खुद का अपना क्या है, मस्कट है। इसका नाम हो जाएगा भूर सिंह द बारहसिंगा। और ये जो भूर सिंह द बारहसिंगा है, इसको किसने द्वारा बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिजाइन किया है। रोहन चक्रवर्ती के द्वारा भूर सिंह द बारहसिंगा मस्कट को तैयार किया गया है। ये कब तैयार किया गया है, 2017 में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर अपना खुद का मस्कट है, तो वो कान्हा किस लिए मिलेगा, और मस्कट का नाम क्या हो जाएगा, भूर सिंह द बारहसिंगा। और ये किसने तैयार किया है, रोहन चक्रवर्ती ने। कब तैयार किया है, 2017 में इसको तैयार किया गया है। सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद इसका जो आकार है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो आकार है वो घोड़े की नाल के समान है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो आकार है वो घोड़े की किसके समान है, नाल के समान है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है। उसके बाद बमनी दादर पॉइंट। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है यहाँ का, बमनी दादर पॉइंट। बमनी दादर पॉइंट, और ये बमनी दादर पॉइंट जो है वो कान्हा किसली का सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, अपने इतनी डिटेल से राष्ट्रीय उद्यान को कभी नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो बमनी दादर पॉइंट है, किसके राष्ट्रीय उद्यान का, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। अब विश्व बैंक के सहयोग से, जी हां, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से यहां पर एक योजना चलाई जा रही है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। और ये जो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना है, इसमें किसको शामिल किया गया है, कान्हा किसली को शामिल किया गया है। ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट याद दीजिएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को विश्व बैंक के द्वारा चलाई जा रही पार्क इंटरप्रिटेशन योजना में शामिल किया गया है। इस जगह पर सबसे ज्यादा शाकाहारी पशु रहते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा, तो सर्वाधिक शाकाहारी जीव आपको कहां देखने को मिलेंगे, इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी डिटेल कान्हा किसली के बारे में समझ में आई होगी। 1869 में आरक्षित वन, 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1973-74 में टाइगर रिजर्व दर्जा मिला है। ये इतना डिटेल आपको किसी भी एक जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, अब सेकेंड नंबर के हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। सेकेंड नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान होगा वो कहलाएगा आपका कौन सा, बांधवगढ़। सबसे ज्यादा फेमस है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व पाया जाता है। जी हाँ,
सबसे ज्यादा संख्या में अगर पूछते हैं आपसे तो संख्या में सबसे रहेगा आपका कान्हा केसरी। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व कहाँ मिलेगा तो वो मिलेगा आपको कहाँ पर, बांधवगढ़ में। चलिए बांधवगढ़ किस जगह मिलेगा हमको, तो ये जो जिला है वो जिला हो जाएगा उमरिया जिला, उमरिया जिले में स्थित है। उसके बाद इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1968 में। जी हाँ, स्थापना पर ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1968 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। और वहीं इसके अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर में इसके शामिल किया गया था 1993 में। जी हाँ, तो दो ईयर हो गए अपने पास में, 1968 में क्या हुई स्थापना और 1993 में इसको क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर में यहां पर शामिल किया गया। मैंने अभी बताया आपको, संख्या में सर्वाधिक बाघ तथा बाघों का जो घनत्व है, सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व डेंसिटी वो आपको कहां देखने को मिलेगी, ये आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगी। अब सबसे मेन नदी याद करनी है, ध्यान दीजिएगा, चरणगंगा नदी। चरणगंगा नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। कान्हा केसरी से दो नदियां बहती मैंने आपको, एक तो बंजर बताई थी और एक सुपर्ण बताई थी। वैसे ही जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यहां से एक नदी देखने को मिलेगी आपको, कौन सी नदी हो जाएगी, चरणगंगा नदी इस क्षेत्र से बहती है। चलिए, हाथियों की जियो टैगिंग यहां पर की गई है। जी हाँ, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से कनेक्ट किया मैंने इसको। हाथियों की पहली बार जियो टैगिंग किस जगह पर की गई है, तो ये जियो टैगिंग की गई है बारावस्तियों में, और इनके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, गजैप। जी हाँ, क्वेश्चन अगेन पूछा जाएगा आपसे, तो गजैप कहां लॉन्च किया गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। क्यों किया गया है, हाथियों की जियो टैगिंग यहां पर करने के लिए। एक और बात, इसका पौराणिक महत्व भी है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसका वर्णन यहां पर दो जगह किया गया है, एक तो शिव पुराण में वर्णन है और शिव पुराण के साथ साथ में नारद पंचरात्र, इन दोनों जगह पर इसका वर्णन है। शिव पुराण के साथ साथ नारद पंचरात्र में इसका क्या किया गया, वर्णन किया गया। ध्यान दीजिएगा, शिव पुराण में वर्णन मिलता है कौन से राष्ट्रीय उद्यान का, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलेगा। उसके बाद में यहां पर चार्जर पॉइंट है, चार्जर पॉइंट। अभी जो चार्जर पॉइंट है, चार्जर बाग के नाम से यहां पर रखा गया है। क्वेश्चन सीध बन सकता है कि चार्जर पॉइंट की जगह पड़ता है, तो चार्जर पॉइंट का मिलेगा हमको, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा हमका। अगला रत्ना सिंह। जी हाँ, अगेन करंट अफेयर, रत्ना सिंह, स्टैटिक के साथ साथ करंट के भी पॉइंट याद करते जाइए। रत्ना सिंह यहाँ की पहली महिला गार्ड यहाँ पर थी हमका। जी हाँ, प्रथम महिला गाइड रत्ना सिंह यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा, इसका कंपैरिजन किसी से किया गया है, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो कंपैरिजन है वो मध्य प्रदेश का रणथंभौर कहा जाता है, मध्य प्रदेश का रणथंभौर। और रणथंभौर एक्चुअल में किधर है, तो रणथंभौर पड़ता है राजस्थान में, लेकिन इसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, रणथंभौर। बाघों की संख्या, इसको घनत्व की वजह से, इसका जो लॉजिक है वो घनत्व की वजह से, क्योंकि वहां पर भी बाघ काफी ज्यादा है, तो डेंसिटी के कारण बांधवगढ़ को मध्य प्रदेश का क्या कहा गया, रणथंभौर यहां पर कहा जाता है। इसके बाद जंगली भैंसों का संरक्षण यहां पर किया जाता है। टाइगर का तो हो ही रहा है, टाइगर के साथ साथ में हम इनका जंगली भैंसों का भी इस जगह पर क्या करते जा रहे हैं, संरक्षण करते जा रहे हैं। तो जंगली भैंसों का संरक्षण भी यहाँ पर किया जाता है। और बघेल राजाओं की, जी हाँ, बांधवगढ़ जो है वो बघेल राजाओं की क्रीड़ा स्थली भी रहा है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। बघेल राजा जो थे वो यहाँ पर शिकार किया करते थे, तो बघेल राजाओं की क्रीड़ा स्थली किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का एक वंश, ऐतिहासिक वंश है बघेल। तो बघेल की क्रीड़ा स्थली किसे कहा गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी मिलेगी आपको कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसमें आपको मैंने करंट अफेयर से भी दो तीन पॉइंट कनेक्ट किए। चलिए, मध्य प्रदेश का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। अगेन सबसे फेमस है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, जिसको कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है, जिससे हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तो अब दोनों ये नाम याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। चलिए, सबसे मेन पॉइंट स्थापना की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो स्थापना की गई है आपका 1975 में। याद करिए, बांधवगढ़ की स्थापना कब हुई थी, आपका 68 में हुई थी, और इसकी स्थापना 75 में हुई। अब प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया किसके, बांधवगढ़ के जस्ट अगले साल। तो बांधवगढ़ 1990, बांधवगढ़ देखिए कब शामिल हुआ, 93 में, तो एक साल इसके पहले मतलब 1992 में इसको शामिल कर लिया, किसको कर लिया गया, आपका पेंच को शामिल कर लिया गया। दोनों ईयर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद में क्षेत्रफल सभी का याद करना जरूरी नहीं है, आप शुरू स्टार्ट के ये दो याद कर लिए काफी हो जाएगा आपके लिए। अगला, कौन सी नदी बहती है, पेंच नदी। जी हाँ, नदी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो शायद लंबा हो जाएगा तो वो लास्ट में अपन टेबल नहीं बना पाएंगे। तो पेंच नदी, जो पेंच नदी है ना, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को दो भाग बांटती है।
पेंच नदी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में विभाजित करती है, तो पेंच नदी क्षेत्र से बहती है। ठीक है, अब ये जो नाम है, पहले नाम क्या था? पेंच राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में नाम किया गया इसका आपका। तो ये नाम कब चेंज हुआ? 2002 में। 2002 में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये पेंच अभ्यारण्य का नाम बदलकर, पहले नाम क्या था? पेंच, और ये 2002 में नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे कर दिया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नाम कब परिवर्तित किया गया? 2002 में नाम किया गया आपका। अब यहाँ पर एक पहाड़ स्थित है, पहाड़ का नाम है काला पहाड़। अगेन काला पहाड़ किस राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा? तो काला पहाड़ मिलेगा आपको कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला 2004 से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2004 से यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जा रहा है, और महोत्सव का नाम है मोगली महोत्सव। मोगली महोत्सव, दोस्तों आपने मोगली का नाम सुना होगा, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। मोगली के पहली बार देखने के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा कहां मिले थे आपको? इसी जगह देखे थे। एक व्यक्ति है रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने किताब लिखी थी जंगल बुक, उनके अनुसार एक बच्चा यहीं पर पाया गया था जिसकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई थी। वो बच्चा इसी जगह पर देखा गया था, इसीलिए इसके मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका कनेक्शन, मोगली कनेक्शन इसी इंदिरा गांधी से है, इसलिए यहाँ पर मोगली महोत्सव की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली महोत्सव मनाया जाता है? तो 2004 से यहाँ पर मोगली महोत्सव की क्या की गई? आपका शुरुआत की गई। तो मैंने अभी बताया आपको, रुडयार्ड, नाम ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी है, किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द जंगल बुक, और इसी किताब में इन्होंने किसका वर्णन किया था? मोगली का वर्णन यहाँ पर किया था, इसीलिए इसका कनेक्शन यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक नदी बताई, पेंच नदी। पेंच नदी के साथ आपको एक नदी और देखने को मिलेगी, हिर्री नदी। तो 2 नदियां यहां से बहती है, एक तो हिर्री नदी हो जाएगी और एक कौन सी हो जाएगी? पेंच। पेंच आपको सभी किताब मिल जाएगा, लेकिन हिर्री नदी मिलेगी, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आपका। अगला, विश्व बैंक ने अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में, वर्ल्ड बैंक ने अपनी परियोजना चलाई हुई है, परियोजना का नाम हो जाएगा अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना। तो इस अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में किसे शामिल किया गया है? तो यहां पर बांधवगढ़ को इस परियोजना में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो कान्हा किसली था इसको शामिल किया गया था, ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया था आपको, कान्हा किसली को वर्ल्ड बैंक की एक योजना चल रही है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, इसमें शामिल किया गया है। वहीं जो बांधवगढ़ है इसको अभ्यारण्य संरक्षण योजना में शामिल किया गया, दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका ऐतिहासिक एक और महत्व है, ऐतिहासिक महत्व की बात करेंगे तो अकबरनामा में, अकबरनामा राष्ट्रीय उद्यान, अकबरनामा जो किताब है जिसको किसके द्वारा लिखा गया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका अकबरनामा में ट्रांसलेशन, वर्णन यहां पर मिलता है, वर्णन मिलता है। तो अकबरनामा में कौन से राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है? तो बांधवगढ़ का वर्णन मिलता है हमका। और सबसे करंट पॉइंट, अभी की ही बात है, लेटेस्ट हमका, पहला मध्य प्रदेश का पहला साउंड प्रूफ, मध्य प्रदेश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे कहां से गुजरता है? तो ये गुजरता है इसी राष्ट्रीय उद्यान से। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ये आपका कौन सा सेक्शन हो जाएगा? करंट का सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हमारे। चलिए बिना समय गवाए चौथे की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा राष्ट्रीय हो जाएगा कौन सा आपका? पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क। अब ये तो नाम से स्पष्ट है कि कौन से जिले में पाया जाएगा, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा कहां पर आपको? पन्ना में। इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें तो स्थापना मिलेगी 1981, और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 1994, 92, 93, 94, काफी आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके लिए यह है कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। जी हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व में किसे शामिल किया गया है? तो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया कब? 2011 में। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसे यूनेस्को की, जी हाँ, इसे यूनेस्को की सूची में क्या किया गया? शामिल। और यूनेस्को सूची में शामिल करने का सन मिलेगा आपको 2020। तो ये आपके लिए 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा। स्थापना 1981 में हुई है, 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में लाया गया, 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व, और यूनेस्को सूची में शामिल किया गया 2020 में। नदी की अगर बात करें तो केन नदी, जी हाँ, केन नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है पन्ना की। तो पन्ना की जीवन रेखा केन नदी जो इसके बीचों बीच से यहां पर बहती है। उसके बाद 2007 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार दिया गया था।
2007 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखिएगा। अब इस प्रकार हमने बांधवगढ़ को, ध्यान दीजिए, हमने बांधवगढ़ को मध्य प्रदेश का क्या बोला था? रणथंभौर बोला था। उसी प्रकार इसकी भी चर्चा यहाँ पर की जाती है, इसका भी कंपैरिजन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसे मध्य प्रदेश का सरिस्का कहा जाता है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश का सरिस्का किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का सरिस्का कहा जाएगा पन्ना। और सरिस्का पड़ता कहाँ है? तो सरिस्का गुजरात में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा आपका इसमें। और मध्य प्रदेश का हम वो पढ़ चुके हैं रणथंभौर, किसे बोलते हैं? बांधवगढ़ को। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। उसके बाद विश्व वन्य जीव कोष में से इसको वित्तीय मदद दी जाती है। विश्व वन्य जीव कोष, जी हाँ, विश्व वन्य जीव कोष से, वन्य जीव कोष से इससे कौन सी सहायता मिलती है? वित्तीय सहायता भी यहां पर प्रदान की जाती है। तो ये इंटरनेशनल से भी इसको जोड़ा गया आपका इसमें। अब जो राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये इसलिए भी इतना फेमस है क्योंकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का रत्न कहते हैं। जी हाँ, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यानों का क्या कहा जाता है? रत्न, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इसीलिए तो इसे अवार्ड मिला था। तो राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहा गया? आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर कहते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कान्हा को नहीं बोलेंगे, पन्ना को बोलेंगे, क्योंकि सभी को केवल एक ही याद होता है, कान्हा। अब यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। गिद्ध पुनर्वास केंद्र के साथ साथ में रेप्टाइल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। रेप्टाइल उन जीवों को कहा जाता है जो रेंग कर चलते हैं। तो ये रेप्टाइल पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। चलिए बिना समय गवाए हम 5वें नेशनल पार्क की तरफ बढ़ते हैं। 5वां हमारा नेशनल पार्क होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान समझेगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की फिर शुरुआत की अगर बात करें, स्थापना की बात करेंगे तो 1981 में स्थापना हुई है। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1999 से लगाकर 2000 के बीच इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और इसी साल, ध्यान दीजिएगा, इसी साल इसे बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व में भी 1999 और 2000 में शामिल किया गया। तो याद करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इस राष्ट्रीय उद्यान को ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में बोरी और राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य शामिल है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 2 अभ्यारण्य शामिल मिलेंगे। कौन सा है? तो पहला मिलेगा आपको बोरी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और बोरी अभ्यारण्य के साथ साथ एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। कौन सा? आपका राजा भभूत सिंह। तो राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य इसी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। बोरी अभ्यारण्य, राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद नदियों की बात करेंगे तो एक नदी मिलती है तवा और दूसरी नदी मिलती है देनवा। जी हाँ, तवा नदी और देनवा नदी किससे बहती है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से 2 नदियां बहती है, तवा नदी और कौन सी हो जाएगी? देनवा। ये याद दीजिएगा। और सबसे ज्यादा कृष्णमृग, जी हाँ, काले हिरण, सबसे ज्यादा संख्या में जो कृष्णमृग पाए जाते हैं, काले हिरण जो पाए जाते हैं, वो कृष्णमृग की संख्या कहाँ मिलेगी? हमको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगी। आप होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आपको 1 बार 2 बार 3 बार ये चीजें देखनी पड़ेगी, इतनी आसानी से ये चीजें याद नहीं होगी आपको। चलिए उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 2015 में बारहसिंगा को पुनर्स्थापित किया गया। 2015 का वो साल जब जो बारहसिंगा ऐसे समाप्त हो चुके थे, तो इन बारहसिंगा का यहाँ पर फिर से क्या किया गया? इनको पुनर्स्थापित यहाँ पर किया गया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पहली सोलर बोट, जी हाँ, पहली सोलर बोट की शुरुआत, पहली सोलर बोट की शुरुआत इसी जगह से की जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा पॉइंट? करंट का पॉइंट, याद दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका। अब 6वें नेशनल पार्क की तरफ बढ़ते हैं। 6वां नेशनल पार्क मिलेगा आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब ये डिटेल धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। शुरू के जो राष्ट्रीय उद्यान थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अब इतना डिटेल आपको याद नहीं करना है, कम कम डिटेल में काम चल जाएगा। तो अगला आएगा आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय डुबरी भी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ से हमेशा लगता है आपका, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कॉमन है। जी हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कॉमन राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान थोड़ी पता है कि तो आप बाद में राज्य बांट लोगे आपका, तो वो तो उस समय था। अब विभाजन हुआ तो आधा क्षेत्र वहां चले गया। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना का स्थान देखिए, इसकी जब स्थापना हुई तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही राज्य था, तो उस स्थापना 1981 में हुई। अब जब राज्य बढ़ गया तो आधा क्षेत्र उधर चले गया, आधा इधर चले गया। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? तो 2006 में।
2006 में से टाइगर प्रोजेक्ट में यहाँ पर शामिल किया गया। नदी कौन सी बहती है? तो बनास नदी क्षेत्र में बहती है। ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है। वैसे एक और मिलेगा हमको पेंच, जो छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, तो जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है आपका इसमें। तो बनास नदी जो है, बनास नदी इस क्षेत्र से बहती है। उसके बाद एक गुफा यहाँ पर पड़ेगी आपका, एक गुफा काफी ज्यादा फेमस है, रामदहा कुंड। रामदहा कुंड के साथ में गुफा का नाम है मांडा की गुफा। ये दोनों के दोनों क्षेत्र आपको कहां देखने को मिलेंगे? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। अच्छा, जब विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश का, अविभाजित, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा। अभी तो विभाजन हो गया तो आधा क्षेत्र कहां चल गया? छत्तीसगढ़ चल गया। इसके विभाजन होने के बाद ही कान्हा-किसली सबसे बड़ा हुआ है। ये कान्हा-किसली के समय पर, कान्हा-किसली से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा था, लेकिन विभाजन में आधा क्षेत्र कहां चले गया? छत्तीसगढ़ चले गया, तो इसके लिए उसको दर्जा छीन गया। तो अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इंपॉर्टेंट बात है, नदी याद रखिएगा, बनास नदी क्षेत्र से बहती है। चलिए हमारे 7वें राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बढ़ते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ऑब्वियसली बात है, मुझे आपको पता होगा ऑलरेडी कि ये क्षेत्र कहां पड़ता है आपका? भोपाल में पड़ता है। स्थापना की बात करेंगे तो 1979, और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4.45 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल काफी ज्यादा कम है, 4.45 स्क्वायर किलोमीटर। अब 79 स्थापना हुई थी और 1983 में इसे काय का दर्जा मिला? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। अभ्यारण्य के रूप में शुरुआत हुई थी इसकी, और बाद में 83 में क्या किया गया? इसको दर्जा दिया गया। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात को मिलेगी, 2008 में यहां पर पशुओं को गोद लेने का अधिकार है आपको। जी हां, आप पशु गोद ले सकते हो। यहां पर गोद लेने का अधिकार है। गोद लेने का अधिकार मतलब क्या होता है? एक पशु की आप जीवन भर में उसमें जो जो खाने के लिए चाहिए आप उसका खर्चा उठा सकते हो। वहां पे आप पशुओं को गोद लेने का अधिकार है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस राष्ट्रीय उद्यान में आप पशुओं को गोद ले सकते हो? गोद ले सकते हो इसका मतलब ये नहीं घर ले जा सकते हो, वो रहेगा वहीं, लेकिन उसको जो जो चीजों की आवश्यकता होती है आप पैसे देकर उसकी वो आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो। तो ये चीज यहीं पर शुरुआत की गई थी आपका। मध्य प्रदेश का पहला रेस्क्यू सेंटर यहीं बनाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला रेस्क्यू सेंटर, मध्य प्रदेश का पहला रेस्क्यू सेंटर यहीं स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद पहला सर्प उद्यान, जी हां, पहला सर्प उद्यान भी स्थित है, यहीं पर स्थित है। अगला, इसे आईएसओ प्रमाणित अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिससे आईएसओ प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो वो एकमात्र कौन सा मिलेगा आपको? वन विहार। क्षेत्रफल इतना कम है, लेकिन याद रखिए सबसे कम नहीं है, इससे कम भी हमको देखने को मिलेगा। तो जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा आपका? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और नगरीय क्षेत्रों के बीच में फैला हुआ है। भोपाल राजधानी के अंदर है। जी हाँ, कभी भोपाल घूमने जाओ तो देखना सेंटर में बिल्कुल राजधानी पड़ता है। तो नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाला, नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाला, ये पड़ने वाला गलत हो गया, इसे पड़ने वाला कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो बिल्कुल सिटी के बीच में, बाकी सारे आउट ऑफ पड़ते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्र के बीच में पड़ने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको? पहला मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां मिलेगा? डिंडोरी जिले में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा हमको डिंडोरी जिले में। स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 1983 में स्थापना हुई है हमका इसमें। और क्षेत्रफल इसका ध्यान दीजिए, इसका देखिए 4.45 था, इसका एक भी नहीं है, 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। और इसी कारण से यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान होगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा आपका? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो डिंडोरी जिले में है और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में पड़ता है। देखिए इसका लोकेशन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कौन सा है? कान्हा-किसली। यहाँ पर कौन सा है? बांधव। इन दोनों के बीच में पड़ने वाला है। तो बांधवगढ़ और कान्हा के बीच में पड़ने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा आपका? दो बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान के बीच में छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कहलाएगा। आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है,
मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है ये, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये इतना छोटा है, सबसे छोटा, लेकिन ये भारत का सबसे छोटा नहीं है, ध्यान दीजिए। भारत में अगर इसके क्रम की बात करेंगे तो ये पूरे भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, पूरे भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, आप बोलोगे साहब अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? तो साउथ बटन। जी हाँ, साउथ बटन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश का सबसे, पूरे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहां देखने को मिलेगा आपको? तो ये देखने को मिलता है आपका अंडमान निकोबार में। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपका सबसे छोटा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? आपका साउथ बटन हो जाएगा। चलिए 8वीं के बाद 9वीं की तरफ बढ़ते हैं। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, डायनासोर कहां है बोला गया? इससे 125 डायनासोर अंडे मिले थे, इसलिए डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, तो इसी के लिए नाम रख दिया गया डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, इस क्षेत्र से 125 से भी ज्यादा क्या पाए गए थे? डायनासोर के अंडे पाए गए थे, इसीलिए इसे इस नाम से जाना जाता है। एक सेकंड, हाँ जी। अब स्थापना कब हुई है? 2011 में स्थापना हुई है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए नदी, तो जोवट नदी। जोवट नदी इस क्षेत्र के बीचों बीच से बहती है। और मैंने अभी बताया आपको कि इसे डायनासोर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 125 से भी ज्यादा क्या पाए गए थे? डायनासोर के अंडे, तो इसलिए डायनासोर के जीवाश्म पाए जाते हैं आपका इसमें। अब नर्मदा घाटी में शार्क के अवशेष मिले इसी क्षेत्र में। जी हाँ, इसी क्षेत्र में नर्मदा घाटी जो है, यहाँ पर काय के भी अवशेष पाए गए, आपके शार्क के भी यहाँ पर अवशेष पाए गए। तो डायनासोर के साथ साथ शार्क के अवशेष किस राष्ट्रीय उद्यान मिले हमको? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिले। ठीक है, ये अवशेष अभी के नहीं है, ये लगभग 86 मिलियन साल पुराने हैं। जी हाँ, इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान का नाम ही किसके नाम पे रख दिया गया? आपका जीवाश्म के नाम पे रख दिया गया। किसके जीवाश्म? डायनासोर के जीवाश्म। चलिए 10वें की तरफ बढ़ते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो लोकेशन में आपको पहले ही बता चुका हूं, कौन सा? शिवपुरी में स्थित है। स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना पड़ेगी 1958 में। और क्षेत्रफल की बात करें तो 375 स्क्वायर किलोमीटर, काफी अच्छा क्षेत्र है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2-3 जगह मिलेगी जो आपके लिए काफी फेमस है। एक तो मिलेगा आपको साक्य सागर, आप सभी को ज्ञात होगा साक्य सागर मध्य प्रदेश कौन साइट है? रामसर साइट है। जी हाँ, एक मिलेगा आपको माधव सागर, और माधव सागर के साथ में देखने को मिलेगा जाधव सागर। जाधव सागर, लेकिन एक बात काफी इंपॉर्टेंट, जो साक्य सागर है जिसे मध्य प्रदेश की कौन सी साइट है? रामसर साइट, वो कहां देखने को मिलेगी? आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक सेकेंड, हाँ, सर्वाधिक तेंदुए। जी हाँ, तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या, याद करिएगा, बाघ की नहीं, तेंदुए की सर्वाधिक संख्या कहां देखने को मिलेगी आपको? तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगी। उसके बाद में जॉर्ज केसल भवन यहां पर स्थित है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि जॉर्ज केसल भवन, एक्चुअल में जॉर्ज केसल भवन माधवराव सिंधिया ने बनवाया था। जॉर्ज केसल साहब भारत में आने थे, किंग जॉर्ज 5 भारत में आने वाले थे, उनके आने की खुशी में इसको बनवाया गया था। इसको बनने में लगभग 20 सालों का समय लगा था। जी हाँ, और आखिरी में पता चला कि राजा साहब ने आने से मना कर दिया। एक रात रुकने के लिए बनवाया गया था आपको, 1911 की बात है, लेकिन आखिरी में राजा का आना कैंसिल हो गया। जॉर्ज केसल भवन बना का बनी रहेगी, केवल एक रात वो यहाँ के आने वाले थे, उनको एक रात रुकने के लिए माधवराव सिंधिया साहब ने, जी हाँ, माधवराव सिंधिया साहब ने पूरा का पूरा भवन बनवा दिया, लेकिन आखिरी में उनका राजा साहब का आना ही कैंसिल हो गया। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो केसल भवन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा आपका। ठीक है, और मध्य प्रदेश का अंतिम राष्ट्रीय उद्यान आता है कौन सा? आपका कुनो। कुनो को पालनपुर के नाम से भी जाना जाता है। अब कुनो पहले तो इतना फेमस नहीं था, लेकिन अभी अभी कुनो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। क्यों? चीतों के लिए। जी हाँ, लोकेशन की बात करें तो कहां मिलेगा हमको? श्योपुर में देखने को मिलेगा। स्थापना 2018 में की गई है और 1981 में आपको अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 2018 में इसको क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अब कुनो नाम से नदी प्रवाहित होती है, कुनो नदी इसी क्षेत्र से क्या होती है? आपका प्रवाहित होती है। और मैंने आपको बताया 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बर्थडे 2022 को यहां पर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है। जी हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर तो सब जगह है, यहाँ पर शुरुआत की गई प्रोजेक्ट चीता की। और प्रोजेक्ट चीता के तहत यहाँ पर 20 चीते, इन 20 चीतों में जो 8 चीते हैं वो नामीबिया से लाए गए हैं,
और जो 12 चीते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए और इनको यहीं पर क्या किया गया है, विस्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है चीतों को लेकर आपका। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी आपका, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान या कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर की गई है। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 11 के बारे में हमने सारी की सारी डिटेल यहाँ पर अच्छे तरीके से पता की। इतनी डिटेल मुझे लगता है कि आपने पहले कभी किसी जगह पर देखी होगी। तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार 2 बार आप आराम से चीजों को याद कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।